हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें आज हम बात करेंगे 7 अगस्त 2023 के हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। अगर हम आज की टॉपिक की बात करें तो इसमें आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले तो टॉप बोर्ड, यानी कि ये जो आर्टिकल है आपका चेस के ऊपर है। चेस में क्या हुआ है, जो विश्वनाथ आनंद जी है उनको उनकी रैंक को ओवरटर्न करके डी गुकेश ने क्या किया है, यहाँ पे जो उनकी पोजीशन है उनको ले लिया है। तो इसके बारे में यहाँ पे बातचीत करेंगे। दूसरा आर्टिकल है द ब्यूरोक्रेसी एज ए प्रोसिक्यूटर एंड ए जज। यहाँ पे बात की जा रही है जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स वगैरह है, वो किस तरीके से जुडिशरी और का काम कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे इस चीज का भी डिस्कशन किया गया है कि किस तरीके से जो आपके जुडिशरी है, क्या अब एक बात बताइए, अगर इस तरह की अगर जुडिशरी में इंटरफेरेंस अगर आपके एग्जीक्यूटिव करेंगे, क्या ये मामला केस जो है वो आपकी जुडिशरी में नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो जाने के बाद जुडिशरी ने क्या यहाँ पे स्टांस दिया उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल है एवरी एक्ट ऑफ साइलेंस एम्प्लीकेशन एम्पलीफाइज द हॉरर इन मणिपुर। क्या बताया जा रहा है, यहाँ मणिपुर की जो घटनाएं हैं जो हो रही है उसके ऊपर क्या क्या है, क्या समाधान लिए जा रहे हैं, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र है। और किस तरीके से जो ये सब इंटरनेट पे वायरल हुआ है, जिस तरह से हमारे देश को पूरा झुका दिया है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। क्योंकि इस टाइम पे G20 की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है और G20 की मीटिंग्स जो है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो डेलीगेट्स जब इंडिया में आते हैं तो उनका इफेक्ट क्या रहता है, और साथ ही साथ हमारे जो ईस्ट एक्ट पॉलिसी है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे पहले आर्टिकल की बात करें तो पहला आर्टिकल जैसे कि मैंने बताया चेस के ऊपर है। तो टॉप बोर्ड क्या बताया जा रहा है, इंडिया चेस हैज क्रॉस इन्फ्लेक्शन पॉइंट यंग क्रॉप ऑफ प्लेयर। देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया डी गुकेश ने क्या किया है, जो विश्वनाथ आनंद की पोजीशन थी ग्रैंड मास्टर में, जो पहले वो 9th पोजीशन पे आते थे, उनको उन्होंने ओवरटर्न करके 9th पोजीशन उनको ले लिए और अब जो है 10th पोजीशन पे जो है ग्रैंड मास्टर आपके विश्वनाथ आनंद बने। ठीक है, तो विश्वनाथ आनंद के लिए ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ी जो उनकी जो अचीवमेंट है उनसे एक कदम पीछे कर दिया है। ठीक है, जो कि उनका रिकॉर्ड था 37 साल पुराना रिकॉर्ड था, उसको क्या किया है डी गुकेश ने ओवरटर्न कर दिया है। अगर बात करें अभी जो डी गुकेश है वो सिर्फ और सिर्फ 17 साल के हैं और वो चेस वर्ल्ड कप जो अभी चल रहा है कहाँ पे, आपके अजरबैजान, आपको इंपॉर्टेंट है ये, जो कि कैपिटल जिसका बाकू में है, वहां पे क्या हो रहा है, ये चेस के वर्ल्ड कप जो है चल रहा है। तो वहां पे इन्होंने विश्वनाथ आनंद के जो नंबर 1 पोजीशन था चेस प्लेयर में इंडिया की रैंकिंग में, उसको क्या किया, ओवरटर्न करके वो उनकी पोजीशन जो है कहीं ना कहीं ले लिए। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो विश्वनाथ आनंद को कभी भी उनके रेटिंग लिस्ट है, जो इसकी रेटिंग लिस्ट कौन जारी करता है, फाइट रेटिंग लिस्ट, FIDE रेटिंग लिस्ट जो है, उस पर 1986 से उनको कोई पीछे नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है, पहली तो नहीं एक्चुअली दूसरी बार ऐसा हुआ है कि उनको पीछे कर दिया गया है। एक बार बीच में भी 2016 में भी 2016 में भी उनको किया था। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इसको माना जा रहा है। ठीक है, जहां पे जो गुकेश की कॉन्फिडेंस है उसको और ज्यादा क्या किया है, इनहेंस किया है, कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ाया है, ताकि वो जो टॉप 10 की वर्ल्ड की टॉप 10 की जो लिस्ट है वो आ सका है, जिसके वजह से उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है और ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर ये बात की जाए तो ये अचीवमेंट जो है पहले इन्होंने जो है यहाँ पे 2750 पॉइंट जो है इन्होंने सबसे पहले अटेंड किए। अगर हम बात की जाए इनके एलो पॉइंट की, तो ये पहले कितने थे,
आपके अगस्त 6 में जब इनकी रेटिंग की गई, यानी कल के डेट में जो इनकी रेटिंग हुई गुकेश की, वो 2756 पॉइंट पे पहुंच गए, और जबकि आनंद की जो पॉइंट है वो 2754, यानी कि वो 10th पोजीशन पे आ गए, और गुकेश जो है उनको पार करके वर्ल्ड नंबर 9 के पोजीशन पे पहुंच गए। लेकिन अगर हम बात की जाए अभी के टाइम पे, इंडिया में 2 ही प्लेयर ऐसे हैं जो टॉप 10 को पोजीशन पे होल्ड करते हैं। पहला है डी गुकेश और दूसरे हैं आपके आनंद, ठीक है, विश्वनाथ आनंद। अगर हम बात करें वहीं पे जो अदर इंडियंस है वो भी रैंक में है, जैसे टॉप 10 की हरि कृष्णा, ठीक है, जो पहले 2016 में कहीं ना कहीं ये रैंक में थे, ठीक है। अगर यहाँ पे वुमेन्स की बात करें, वुमेन्स में कोनेरू हम्पी जो वर्ल्ड के नंबर 4 पे है वुमेन्स में, और द्रोणावली हरि का जो नंबर 12 में है, और वो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारे जो चेस का जो क्राइटेरिया है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, यानी कि चेस बोर्ड की जो लीडिंग है वो किस तरह से चेंज हो रही है। ये सिर्फ एक सिंगल ग्रैंड मास्टर पे टिका हुआ नहीं है, यानी कि आनंद जो विश्वनाथ आनंद है उनके ऊपर टिका हुआ नहीं है, और भी बहुत सारे यंग प्लेयर कहीं ना कहीं निकल के आ रहे, इस चीज को ये दिखाता है। अगर हम बात करें वहीं अगर 4 वर्ल्ड टॉप 7 जूनियर रैंकिंग की बात करें उसमें भी इंडियंस का नाम आता है, और अगर जूनियर गर्ल्स की बात करें उसमें भी 2 जो गर्ल्स है उनका टॉप 10 में नाम आता है। गुरकेश स्टनिंग फिट कोर्स इंस्पायरेशन इंडियन यंग क्रॉप, क्या बताया जा रहा है कि जो गुरकेश की इस तरह की जो टैक्टिक्स है वो कहीं ना कहीं दूसरे इंडियंस के यंग्स को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। जैसे कि आपके अर्जुन इरिगेश, आर प्रज्ञानंद और निहाल सरीन, इन सबको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में, इंटरनेशनल एरिना में अपनी पोजीशन को बनाने में भी एक क्या मिल रहा है, एक पुशबैक मिल रहा है कि ये किस तरह से इनसे इंस्पायर हो सके, ठीक है। अगर गुकेश की बात करें वो एक एक्साइटिंग बंच ऑफ प्लेयर है, ठीक है, कुछ सालों से, और वो कहीं ना कहीं अपने इस वर्ल्ड चैलेंज को कहीं ना कहीं सीरियसली चैलेंज भी कर रहे हैं, और उनके जो मेंटर है आनंद जी, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इनको सही तरीके से गाइडेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो कहीं ना कहीं इस आर्टिकल में बताया गया है। चलिए अगले आर्टिकल की बात करते हैं। अगला आर्टिकल है द ब्यूरोक्रेसी एज ए प्रोसिक्यूटर एंड ए जज। देखिए इसको बिल्कुल मैं आपको जो डिटेल आपके लिखे हुए हैं उसके बारे में मैं पूरा डिटेल जो है एनालिसिस करूंगा। देखिए क्या हुआ है, एक कंट्रोवर्शियल है जन विश्वास एक्ट 2022 का, जिसको अभी जो है पार्लियामेंट में इनेक्ट किया गया, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं इसका एम जो है वो ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस को क्या करना, इंक्रीज करना। इंडिया में जो डिक्रिमिनलाइज करता है या कंपाउंडेबल ऑफेंस जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं ऑफेंस में लेके आता है, 42 लेजिस्लेशन के ऑफेंस के अंदर जो है लेके आता है। यानी कि आप अगर कोई डिक्रिमिनलाइज करते हो या फिर आप कोई ऑफेंस वगैरह करते हो, आप सपोज कीजिए एक ऑफेंस की है, ठीक है, अब वो ऑफेंस इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। क्या इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री में जो भी इन्वायरमेंटल लिस्ट है वो क्या करते हैं, इसके लिए कुछ जो क्राइटेरिया है फिक्स कर रखे हैं कि भैया आप अगर इन्वायरमेंट को इतना नुकसान पहुंचाओगे तो या तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी या आपको कुछ सजा जो है, इम्प्रिजमेंट जो है वो मिलेगा, ठीक है। अब इससे केस क्या होता है, अब यहां जो इन्वायरमेंटलिस्ट बैठे हैं वो कौन है, ये मोस्टली क्या होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है। अब ये ब्यूरोक्रेट्स जो है क्या इनके पास हक है कि वो इस तरह की पेनल्टी दे सके, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं। और क्या एग्जीक्यूटिव के पास, हमारे पास पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास पावर है कि वो इस तरह की सजा के प्रावधान को दे सके। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आया है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर एक फाइन प्रिंट विच हैज रिसीव लिटिल मीडिया अटेंशन, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि लेजिस्लेशन जो है सबसे ज्यादा जो क्रिमिनल इम्प्रिजमेंट है उसको क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है किससे, पेनल्टी से। यानी कि आप किसी को क्रिमिनल इम्प्रिजमेंट नहीं दे रहे हो, उसकी जगह पे आप पेनल्टी कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहे हो। और साथ ही साथ ये जो ट्रांसफर है पावर का, कि आप मॉनेटरी पेनल्टी दे दो
किसके अंदर में, जुडिशरी के अंदर में, जो किसको कौन हैंडल करता है, ब्यूरोक्रेसी हो, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है बना हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अभी जो जन विश्वास एक्ट अमेंडमेंट किया गया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1986 में, और एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1982 को, जिसमें रिप्लेस किया गया जो इम्प्रीजमेंट है उसको किसमें बदला जाए, आपके ऑफेंसेस जो पेनल्टीज है उसमें बदला जाए, कितने लाख तक, 15 लाख तक की आपको पेनल्टी मिल सकती है। यानी कि अगर आपको 3 साल की सजा मिल रही थी, अब वो 3 साल की सजा ना मिलकर आपको सीधा क्या करना पड़ेगा, 15 लाख चुकाओ, आप फ्री हो जाओ। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं डेजिग्नेट कौन है, वो जो है डेजिग्नेट है वो ब्यूरोक्रेट, यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जो है लोग जो है वहां पे डेजिग्नेट है, और वो क्या कर रहे हैं, इसको आप क्रिमिनलाइज ना करके, यानी कि इम्प्रिजमेंट ना करके, जेल में बंद ना करके, आप इनको क्या कर रहे हो, पेनल्टीज दे रहे हो। ठीक है, तो अगर हम अमेंडमेंट की बात करें, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1927 में हुआ था, फॉरेस्ट ऑफिसर के द्वारा, इनके पास कोई पावर नहीं थी कि वो जस्ट कंडक्ट कर सके, यानी कि जस्टिस वो दे सके, इस तरह की कुछ पावर नहीं थी उनके पास, या इंक्वायरी डिटरमाइन बाय डैमेज डन बाय फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट में किस तरह के डैमेज हुआ है उस तरह की इंक्वायरी करने की इस तरह की कोई पावर नहीं थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसको जो डैमेज हो रहा है उसको कंपनसेट करने की बात की जा रही है। मतलब उस पे आपने पहले पेड़ काट दिया, अब क्या कर रहे हो, आप छोटे छोटे पौधे जो है लगा ले रहे हो, तो ये क्या हो गया, कंपनसेट हो गया, कंपनसेट का काम हो गया। तो ये सारी चीजें करने का काम कर रहे हो। अगर हम इसकी बात करें, जो इसके टैक्स टेररिज्म कहीं ना कहीं यहाँ पे रेगुलेटरी जो है, जैसे इंडिया इंक्लूडेड कंपनी है जो लगभग टैक्स टेररिज्म को करते हैं, सर्टेन लॉट अपोजिंग गिविंग ब्यूरोक्रेसी द पावर, ये ब्यूरोक्रेसी की जो पावर है उनको कहीं ना कहीं अपोज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इनको तो क्या मिल रहा है भैया, पेनल्टीज मिल जा रही है, इनको इम्प्रीजमेंट तो मिल नहीं रही है, तो पेनल्टीज दे देते हैं या कंपनसेट दे देते हैं, हो जाता है इनका काम। तो इसके वजह से क्या हो जाती है, ये जो रेगुलेटरी है वो कहीं ना कहीं टैक्स टेररिज्म को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है, और अब जो पेमेंट है वो कहीं ना कहीं कंपनसेट के द्वारा हो जा रहा है। अगर हम सबसे बड़े क्वेश्चन की बात करें, क्या जो ब्यूरोक्रेसी है उनके पास कोर्ट जैसी पावर है, क्या ये जो पावर है नॉट जस्ट एग्जीक्यूटिव फैक्चुअल डिस्प्यूट बट ऑल्सो पेनलाइज ऑर्डर कंपनसेट गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, क्या ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर है उसके खिलाफ नहीं जाती है। तो ये बात एक्चुअली है कि ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी शेड्यूल बनाए गए हैं, शेड्यूल 7 वगैरह बनाए गए हैं, उसमें क्या क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है, और आर्टिकल 50 में भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग रहने की बात की गई है। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरह की बात की जाएगी कि जो ब्यूरोक्रेट्स है यानी कि एग्जीक्यूटिव है वो अगर जुडिशरी का काम करने लगे, तो ये क्या होगा, जुडिशरी ओवररीच का जो है या फिर एग्जीक्यूटिव के ओवररीच होने का कारण बन सकता है। अगर हम सेपरेशन पावर की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात नहीं की गई है, आप जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की। लेकिन अगर आर्टिकल 50 की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ हद तक स्टेट की बात की गई है, यहाँ पे सेपरेशन जो है वो अचीव है बहुत सालों तक। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में जब इफेक्ट में आया वो क्रिमिनल मजिस्ट्री के पास, जब वो एग्जीक्यूटिव के अंडर में, यानी कि इंडिपेंडेंसी की बात, यानी कि जब हमारा इंडिपेंडेंस हो गया देश, तब कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा इसके अंडर में लाया गया कि कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी के काम में इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव तो कर ही रहे थे, लेकिन जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, क्या वो भी इसके काम में कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बाद में लाया गया, और 1970 के अप्रोक्स में इसको क्या किया गया, देखा गया। अब जब देखा गया तो क्या हुई बात, यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे वेस्ट बंगाल सेपरेशन जुडिशियल एग्जीक्यूटिव फंक्शन एक्ट 1970 का हुआ था, जिसमें विच सेपरेटेड द रोल ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्री इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के, जिसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 की बात करता है, उसमें कहीं ना कहीं जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्री की जो रोल है उसको कहीं ना कहीं सेपरेट करने की यहाँ पे बात की है। यानी कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1898 की, वो आपकी किसके लिए होगी, जुडिशरी के लिए होगी। जुडिशरी उसके अंडर में क्या कर सकता है, कोई भी पेनल्टीज वगैरह यह दे सकता है, और उसको कहीं ना कहीं अलग रखा गया था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। ठीक है, ये सारी चीजों की बात की जा रही है। अगर हम बात करें ब्यूरोक्रेसी की, क्या ब्यूरोक्रेसी जो क्रिमिनली मजिस्ट्री है एग्जीक्यूटिव से पूरी तरह से सेपरेट है, इस बात की भी बात आती है। जैसे अगर बात की जाए 1980 की,
जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं 3 डिफरेंट रूट से कैप्चर करती है जुडिशरी पावर को। कौन कौन से 3 रूट से? पहला है, अलग अलग जो मिनिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं जुडिशरी ट्राइब्यूनल बनाती है, ठीक है, और वो जुडिशरी ट्राइब्यूनल क्या करती है? अपनी एक्सरसाइज को करती है, जुडिशरी एक्सरसाइज को करती है। और अगर बहुत सारे ट्राइब्यूनल को देखें, वो क्या करती है? ब्यूरोक्रेट्स को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो आप क्या बने, इसके लिए टेक्निकल जो मेंबर है वो आप इसमें भागीदार बन सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। क्यों? यहाँ ब्यूरोक्रेट का सीधे सीधे इंटरफेयर किस में हो रहा है? जुडिशरी में हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी किस रूट से आती है? दूसरी जो रूट है स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, जैसे कि आपके सेबी, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और इस तरह में जब आप आते हो तो यहाँ पे जो सबसे हेड पोजीशन पे होते हैं, हेडेड पोजीशन पे वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जुडिशियल ओवररीच की बात की जाती है। अगर तीसरी बात क्या होती है? एजुकेटरी ऑफिसर, यानी कि जो जैसे कि आपके लेजिस्लेचर, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 में, या इंफॉर्मेशन एक्ट 2001 में, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, इन सब में क्या होती है? जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? इनके साथ अटैचमेंट ऑफिस इनका जो पावर होता है वो क्या होता है? कंफर्म होता है किससे? अटैच्ड ऑर्डर से, ठीक है। और साथ ही साथ जो इनकी प्रॉपर्टीज या इम्पोजिंग जो पेनल्टीज होती है, किसके अंदर में आती है? इनके बिजनेस के अंदर में आती है, जिसके वजह से क्या होती है? ये एक ओवररीच का काम करती है। अब जन विश्वास एक्ट की बात करें, वो कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड करती है स्पेसिफिक मॉडल को, जिससे कि आप एडजुडिकेटरी ऑफिसर की जो पोजीशन है उसको कहीं ना कहीं आप ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है? इसको पेनल्टीज के रूप में इंपोज कर रही है। अगर हम बात करें इन 3 कैटेगरी को जब डिस्कस की है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइब्यूनल जैसे कि नेशनल टैक्स ट्राइब्यूनल और कुछ रेगुलेटरी जैसे सीसीआई ने कहीं ना कहीं अब ज्यादा इंटरफेरेंस होगी तो ऑटोमेटिकली ये बात कहां पे जाएगी आपकी कोर्ट में। अब वहां पे चैलेंज किया, कहां पे? कोर्ट में। किसने? आपके ट्राइब्यूनल और कुछ सीसीआई ने क्या किया? यहाँ पे चैलेंज किया। तो यहाँ पे जुडिशरी ने क्या कहा? यहाँ पे जुडिशरी ने कहा कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से इसको क्लियर करती है, जो जुडिशरी फंक्शन है वो कहीं ना कहीं डिस्चार्ज हो सकती है सिर्फ इंडिपेंडेंट जुडिशरी अथॉरिटी के द्वारा, ना कि किसी एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल के द्वारा। तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बताया कि जुडिशरी जो पावर है, यानी कि जो सजा देने की पावर है, इम्पीचमेंट करने की पूरी तरह से पावर है, वो किसके पास है? आपके जुडिशियल फंक्शन के पास है, ना कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन के पास। लेकिन कुछ पेनल्टी अगर आप लगा रहे हो, कुछ पेनल्टी वगैरह अगर लगा रहे हो, तो वो जुडिशरी फंक्शन में क्या है? सो इज द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी ए जुडिशरी फंक्शन। जो इम्पोजिशन है क्या वो जुडिशरी फंक्शन में आता है? कि ये क्वेश्चन बन के रह जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे केसेस मिले हैं जहां पे इस तरह की टैक्सेशन लॉ जो है वो कहीं ना कहीं पेनल्टीज वगैरह जो है सिविल या क्रिमिनल नेचर में लगाए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत सारी सिग्निफिकेंस दिखाते हैं जुडिशरी प्रेसिडेंट्स को, जो पुराने आपके सुनवाई है उनको कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। जहां पे इम्पोजिशन की बात करते हैं पेनल्टीज को जुडिशरी फंक्शन के अंदर, यानी कि जो पेनल्टीज वगैरह है जुडिशरी फंक्शन के अंदर पेनल्टीज को लगाया जाता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यू देता है कि कोई भी इंक्वायरी कंडक्ट होती है कि फैक्ट के बेस पे कि उसको फाइंड किया जाए और एप्लीकेशन ऑफ लॉ के बेस पे क्या किया जाए, उसको डिटरमाइन किया जाए और उसको पनिशमेंट या कंपनसेट जो है वहां पे जुडिशरी फंक्शन के द्वारा जरूरी बन जाती है, ठीक है। इस चीज की यहाँ पे बात की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी बताता है जो ये बर्डन है कहीं ना कहीं, ये कहीं कहाँ पे बर्डन चला जाता है? ये गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन चला जाता है कि वो इस चीज को प्रूव करे कि वो जो केसेस ले रही है वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट ऑफ जज ले रही है, और क्या जो भी केसेस ले रही है, यानी कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो भी केसेस लिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गारंटी होनी चाहिए सिटीजन को कि वो फेयर ट्रायल करे और साथ ही साथ इम्पोजिशन करे, कोई भी उसको पनिशमेंट अगर देना हो तो इस तरह की बात भी करते हैं, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है वो किसी को भी प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती है और जज नहीं कर सकती है अपने ऑन कॉस्ट से, यानी कि अपने हिसाब से। जैसे जज कर लेते हैं ना, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो करते हैं कि कोई भी केस को अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? एविडेंस होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, तब ये क्या कर सकते हैं? किसी चीज को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं या जज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? अगर ये इस तरह से नहीं कर सकते तो यानी कि ये जरूरी जो चीज है रूल ऑफ लॉ जो कहती है वो सिर्फ किसके पास है? जुडिशरी के पास है, ना कि आपके एग्जीक्यूटिव के पास बन जाता है। अगर यहाँ पे जन विश्वास एक्ट की बात की जाए, ये अलाउ करता है ब्यूरोक्रेट्स को कि वो इंचार्ज ऑफ इन्फोर्समेंट कर सके लॉ को जो कंडक्ट होती है, जैसे कि इंक्वायरी वगैरह हो गया, आपकी स्टैट्यूटरी पेनल्टी वगैरह हो गया, या फिर कोई भी रॉन्गफुल डूइंग करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के
अगेंस्ट होता है, तो वहां पे क्या कर सकता है, जन विश्वास एक्ट जो है लागू हो सकता है, जो कि ब्यूरोक्रेट जो है उसके ऊपर जो है सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं उसके थ्रू। अगर हम बड़े इशू की बात करें, यहाँ पे जरूरी है कि हमें रिपब्लिक इंडिया के बैक स्लाइडिंग ऑन सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें, यानी कि जो सेपरेशन ऑफ पावर जो दी रखी है उसको कहीं ना कहीं इक्वली तौर पे क्या जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, यानी कि जुडिशरी का काम अलग, एग्जीक्यूटिव का काम अलग और लेजिस्लेटिव का काम इस तरह से मेंटेन कर सके। और ये कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट तरीका होगा कि हम अपनी जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है उसमें इंटरफेरेंस को बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या बता रहा है, अगला आर्टिकल बता रहा है साइलेंस एम्पलीफाई दी हॉरर इन मणिपुर। ठीक है, जो एक्ट बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल साइलेंस होते हैं। और वो एक्ट क्या करते हैं, जब वो बाहर निकल के आते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपकी इंटरनेट है, इंटरनेट क्या किया है आपने शट डाउन कर दिया, लेकिन अब ये इंटरनेट क्या हुआ, अगर आप सपोज करो इंटरनेट को शट डाउन करते हो और शट डाउन काफी दिन तक रहता है और बाद में इसको क्या करते हो, शट डाउन को खत्म कर देते हो, तो इस तरह की एक वायलेंस निकल के आती है। जैसे आपने मणिपुर में देखा है कि इंटरनेट को आपने काफी दिन तक शट डाउन किया, लेकिन उस शट डाउन को जैसे ही आपने रिस्टोर किया तो वहां पे एक इमेज निकल के आई जो कि वुमेन्स को स्ट्रिप कर रहे थे, परेड निकाल रहे थे, और वो किसके द्वारा किया जाता है, नुकसान पहुंचा रहे थे, एक मॉब के द्वारा किया जा रहा था। तो ये क्या दिखा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी देश की जो हालत है उसको दिखाता है। और देश की हालत ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, इंटरनेशनली इमेज जो है कहीं ना कहीं हमें बेकार करके रख देता है। देश के साथ साथ जो इंटरनेशनल इमेज है उसको भी पूरी तरह से ये जो चीज है, हॉरर चीज है, वो कहीं ना कहीं खराब करके रख देता है। तो ये इसमें हम कर क्या सकते हैं, क्या चीज ले सकते हैं, क्या स्टेप्स वगैरह ले सकते हैं, क्या हम लोग अपने जो इमेज है उसको बेटर नहीं बना सकते। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है कि हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई, सबसे पहले तो हमारी चीजें होनी चाहिए आइडेंटिफाई कि किस एरिया में जो है वायलेंस जो है ज्यादा फैल रहा है। अगर आप एक वायलेंस जहां पे फैल रहा है उसको आइडेंटिफाई कर लो, सपोज कीजिए इतना बड़ा एरिया है और आपको लग रहा है ये वायलेंस फैल रही है, तो यहाँ पे इतनी एरिया में वो वायलेंस का जो है वो फैलाव जो है ज्यादा है, तो आप क्या कीजिए, कर कीजिए सबसे ज्यादा इन एरिया को, यानी कि आपको वर्किंग सबसे ज्यादा इन एरिया को करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ना किसी जाति ना किसी धर्म के थ्रू करना पड़ेगा, आपको एक सेक्युलर माइंडसेट के साथ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कोई भी एक्ट लाके यहाँ पे इम्पोज कर दो और उसके थ्रू कोई भी वायलेंस है वो रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ समझना पड़ेगा कि वहां पे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वहां पे प्रॉब्लम क्या, रूट्स क्या है। अगर आप एक बार रूट्स को समझ जाओ तो कहीं ना कहीं आप आधे हद तक प्रॉब्लम को खत्म कर दोगे। अगर आपकी रूट्स डिफाइन नहीं है, आपके रूट्स अगर सही क्रम में नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो वो प्रॉब्लम है उसको समझने में क्या होगी, मुश्किल होगी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमें रूट्स को फाइंड आउट करना, और रूट्स को फाइंड आउट करने के बाद उसके ऊपर पूरी तरह से एक्शन लेना कि किस तरीके के एक्शन जो है ले सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ लोगों को भी क्या करना, इसमें इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाते हैं हमारी कोई भी वायलेंस में, क्योंकि लोगों का अगर पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा तो वो वायलेंस को इजिली रोक सकते हैं। अगर वायलेंस बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए लोग क्या हो सकते हैं, यहाँ पे आगे आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है, आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, कि बहुत सारे एरिया में कुकी और जो आपके मिजो ट्राइब्स है वो कहीं ना कहीं आपस में आए और उन्होंने लोगों को आग्रह किया कि आप इस वायलेंस को रोकिए। इसका मतलब क्या दिखा रहा है, आप फैटर्निटी की तरफ बढ़ रहे हो। जब तक आप फैटर्निटी की तरफ नहीं बढ़ोगे, यानी कि दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो रही है और उन्हीं दोनों कम्युनिटी को रोकने के लिए उन्हीं कम्युनिटी में से कुछ लोग जो है निकल के आगे आ रहे हैं, तो इसका मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन ये नहीं चाहती कि ये वायलेंस को आगे बढ़ाए। अगर हम किसी वायलेंस को की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें सबसे ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। सबसे पहली चीज तो माइग्रेशन, यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं मास के लिए, यानी कि यहाँ पे वायलेंस के थ्रू किसी का भला तो नहीं होता है लेकिन किलिंग वगैरह ज्यादा होता है। और आपने ये देखा है किस तरीके से जो हैरेस वगैरह किए जाते हैं, उस तरीके से प्रॉब्लम जो है यहाँ पे आई है। जो कुकी जो वुमेन्स वगैरह है उनको किस तरह से स्ट्राइप किया गया, परेड निकाल गया, तो इस तरह की जो सिचुएशन बन के आती है वो कहीं ना कहीं
काफी खतरनाक बन जाती है। और साथ ही साथ अगर आप इनके लिए कुछ स्टेप्स लेते हो तो वो भी स्टेप्स क्या होते हैं, थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होते हैं। कैसे? अगर आप सपोज कीजिए इंटरनेट को शट डाउन कर रहे हो तो इंटरनेट से आपकी बहुत सारी बिजनेस कहीं ना कहीं रन करती है, ठीक है, जिसको हम लोग पहले बात कर रहे थे। लेकिन जैसे आपने इंटरनेट ओपन किया तो ये घटना हमें जो शर्मसार करने वाली घटना है वो भी कहीं ना कहीं सामने आई है। तो यहाँ पे आपको उस एरिया को कहीं ना कहीं हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस एरिया के लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। और वहां के लोग ही क्या कर सकते हैं, लोग ये नहीं कि आप आम पुलिस को वहां डिप्लॉय कर, देखिए आम पुलिस डिप्लॉय करना भी जरूरी है क्योंकि कुछ वायलेंस ऐसी मात्रा में बढ़ जाती है जो कि ज्यादा खतरनाक हो जाती है, तो वहां पे डिप्लॉय करना जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ आपको अवेयरनेस कैंपेन वगैरह भी चलाना पड़ेगा, आपको लोगों को एजुकेट भी करना पड़ेगा, लोगों को स्किल भी देनी पड़ेगी। देखिए जब वायलेंस का मेन कारण होता है, अगर कहीं पे वायलेंस होता है तो इसका मतलब मेन कारण क्या होता है, उनकी रिलीजियस चीजों में कहीं ना कहीं डिफरेंस आती है, उनकी कास्ट चीजों में डिफरेंस आती है, डिफरेंस की वजह से। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं जो आपकी वायलेंस है वो मेनली रीजन होती है डिफरेंस की वजह से। यानी कि कोई भी कम्युनिटी के बीच में अगर डिफरेंस आ जाए तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वायलेंस में। जैसे आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग होते देखा है, वहां पे वायलेंस क्यों हुआ, क्योंकि उनकी क्या थी, रिलीजियस डिफरेंस थी। इसी तरह से अगर रिलीजियस डिफरेंस रहेगी तो कहीं ना कहीं आगे और लड़ाइयां भी क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में भी जो इस तरह की जो वायलेंस हो रही है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सिचुएशन जो है काफी खराब कर देने वाली सिचुएशन है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे जो मणिपुर में हो रहा है वो भी काफी ज्यादा सिचुएशन जो है बहुत बद से बदतर होती जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे लोगों को क्या करना चाहिए, इन चीजों को समझना चाहिए, प्लस गवर्नमेंट को भी हमारे एक्टिव रोल जो है यहाँ निभाना चाहिए। गवर्नमेंट की रोल क्या हो सकती है, आप अगर सपोज कीजिए गवर्नमेंट को वायलेंस के लिए रोकना, गवर्नमेंट को अगर वायलेंस रोकना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो वहां की देखिए जो आपके मणिपुर जैसे एरिया है वहां पे क्या है, इनर लाइन परमिट वगैरह दी गई है, ठीक है। और साथ ही साथ जो इनकी काउंसिल भी वगैरह भी बनाई गई है जिससे कि ये रोक सकते हैं। तो इन काउंसिल को क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। प्रेसिडेंशियल जो रूल वगैरह है, जिस तरह से रूल जिस एरिया में लागू करना है, या फिर आपको अगर पूरे ही एरिया को आर्टिकल धारा 144 लगाना हो तो वो भी आप इम्पोज कर सकते हो। तो इस तरह के स्टेप्स जो है गवर्नमेंट ले सकती है। और अगर आप देख रहे हो कि कोई भी यहाँ पे गुनाह हो रहा है, यहाँ पे कोई भी वायलेंस हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपकी पुलिस स्टेशन ही है मेन चीज, क्योंकि वो इसके सबसे नजदीक होती है और वो एफआईआर रजिस्टर कर सकती है और यहाँ पे क्रिमिनल्स को हाथों हाथ ही पकड़ सकती है। अगर वही क्रिमिनल्स अगर उस टाइम पे नहीं पकड़े जाते तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाता है, जैसे आपके यहाँ पे मणिपुर में हुआ। क्योंकि वायलेंस हुआ तो काफी पहले, लेकिन इंटरनेट पे वायरल कब हुआ, जो 18 जुलाई को। लेकिन जब 18 जुलाई को वायरल हुआ तो कहीं ना कहीं उसके पास के जो पुलिस स्टेशन है वहां पे एफआईआर रजिस्टर हुआ, जबकि ये उसी गांव का है। और क्या उस गांव के जो पुलिस स्टेशन है जो कि 1 किलोमीटर दूर ही है, क्या उनको पता नहीं चला? ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस एरिया में इस तरह की घटना हो जाए और किसी पुलिस वाले को पता ना चले और किसी पुलिस स्टेशन को पता ना चले। तो ये एफआईआर रजिस्टर होने में क्यों देरी हुई, क्यों उसको रोकने में असक्षम रही गवर्नमेंट? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट जैसे कि मैंने बताया एक्टिविस्ट पॉलिसी जो हम लोग लागू करते हैं कि इंडिया के इस तरफ में जो है एक्टिव पॉलिसी लागू होती है, क्योंकि यहाँ से हमारे जो दूसरे कंट्रीज में सप्लाई होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे वायलेंस कर रहे हो तो इसका मतलब सप्लाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, और सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो आपकी एक्ट इन पॉलिसी के जो इम्प्लीकेशन है उसको कहीं ना कहीं ठीक ढंग से नहीं कर पाओगे। और वो अगर नहीं कर पाओगे तो ऑटोमेटिकली वो लोग भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस एरिया में हो क्या रहा है, और हम जितना भी चाहें छुपाने को वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।